नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हेल्थ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक विषय पर। जी हाँ, गट हेल्थ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है और आप सभी का स्वागत है हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट में एक बार फिर से। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये एक आम समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम इन पर समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो यही समस्याएं जो है हमारी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देती है, जिसमें जो कि हमारी स्लीपिंग साइकिल्स है और कई सारी चीज़ें हैं जिनसे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्वालियर शहर के यंगेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक सिंह। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतने व्यस्ततम समय में से जो है हमें इतना समय निकाला दर्शकों के लिए। सबसे पहले सर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, गट हेल्थ जो आज का हमारा विषय है, तो मैं जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस से जानना चाहेगी कि गट हेल्थ होता क्या है। एक आसान भाषा में आप थोड़ा सा बताइए। गट हेल्थ का शाब्दिक अर्थ का अगर हम अनुवाद करें तो इसका मतलब यही है कि हमारे आंत और पेट संबंधित जो भी स्वास्थ्य है उसके बारे में जानकारी रखना। बेसिकली इसमें हमारा पेट सिर्फ पेट ही नहीं होता, हमारे मुंह से लेकर हमारे गुदा द्वार तक, जहाँ से हम मल या मल का त्याग करते हैं, वहां तक पूरा जो हमारा जो ऊपर से लेकर ओरल कैविटी, हमारा जो खाने की नली, ईसोफेगस, पेट, स्टमक, उसके नीचे फिर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर और पेनक्रियाज और पित्त का जो गॉल ब्लैडर वाला पार्ट है वो, और छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सारी चीजें गट हेल्थ के अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्या है सर, जैसे मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं तो मेरी जो ऑडियंस है वो शहरी और ग्रामीण दोनों प्रदेश की ऑडियंस रहती है। तो आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि लोगों की जो दिनचर्या है वो एक गर्म प्याले के साथ स्टार्ट होती है। जब तक उनको एक कप गर्म चाय सुबह मॉर्निंग में नहीं मिलेगी वो फ्रेश होने भी नहीं जाती है। तो इस चाय को जो है गट हेल्थ से क्या रिलेशन है, पीना चाहिए या नहीं, क्या तरीका है इसका? बेसिकली चाय तो हमारा एक सोशल कल्चर का पार्ट है। ये चाय की हैबिट सबको ही रहती है और चाय की हैबिट बनते बनते कब ये डिपेंडेंसी में चेंज हो जाती है ये कोई बता नहीं पाता है। बहुत लोगों का ये साइकोलॉजिकल कनेक्ट क्रिएट हो जाता है कि हम चाय पियेंगे तभी हमारा प्रेशर आएगा, तभी हमें मोशन होगा या तभी हमारा पेट साफ होगा। ये सब एक साइकोलॉजी बनाई हुई चीजें हैं जो इंसान खुद से बनाता है। और चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कि हमारे गट हेल्थ को खराब भी बहुत जल्दी करता है, जैसे एसिडिटी करना और बार बार एसिड रिफ्लक्स की जिनको दिक्कत होती है या पेट में जिनको जलन की समस्या होती है, वो सब चीजें चाय ज्यादा पीने वालों को भी अधिक मात्रा में देखी जाती हैं। तो इसका यही है कि बेसिकली जो ये चाय सुबह सुबह पीना है, इसका हम अगर इसको हम चेंज करके थोड़ा हेल्दी हैबिट के रूप में उसको समझें, तो अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ के एक ग्लास गर्म या गुनगुना पानी और या फिर ठंडा पानी भी पिएगा तो भी उसका पेट उतने ही अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड करता है और उसको प्रेशर आता है। तो ये चाय पीना एक ब्रेकफास्ट का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट में कन्वर्ट हो गया। इसको हमें ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके हमें चाय को अवॉइड कर पाए अगर हम, तो अवॉइड ही करना चाहिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन सी सिम्टम्स, ऐसे कौन से साइन हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी गट हेल्थ जो है वो अब ठीक नहीं है, बिगड़ गई है? ये बहुत कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे जब भी हमारा गट हेल्थ बिगड़ेगा तो हमें जैसे कभी कभी, जैसे सबसे पहले हमें होगा कि हमें एक कुपच या एसिडिटी इसको हम बोलते हैं, या जैसे हमारा खाना का ना पचना या खाने का लंबे समय तक पेट में रह जाना और ऐसा लगना कि हमारा खाना जो नॉर्मल टाइम पे हमारा डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, या फिर सिंपल कब्ज हो जाना, या बार बार मुंह में खट्टी डकारें आना, या धीरे धीरे यही सारे 4-5 सिम्टम वक्त के साथ साथ इकट्ठे होके धीरे धीरे हमारी भूख को भी कम कर देते हैं, जिसका एंड में जिसका दुष्प्रभाव हमारे हेल्थ पे पड़ता है और फिर हम हेल्थ वाइज भी हम कमजोर होने फील कर देते हैं। जैसे सर अभी आपने बात करी नाश्ते की, दोपहर के खाने की, तो मैं ये देखता हूँ कि अक्सर लोग अपनी बिजी लाइफस्टाइल के चक्कर में जो है ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और लंच के टाइम पर ही उनका ब्रेकफास्ट होता है और लंच दोनों एक साथ होते हैं। भरपेट उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद में पानी पी लिया भरपेट। तो आपके अकॉर्डिंग सही तरीका क्या है खाना खाने का? मतलब नहीं, बेसिकली जो खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं उसका सिर्फ यूज इतना मात्रा में होना चाहिए कि सिर्फ हमारा खाने खाने के बाद जो हमारे मुंह और गले में हमें थोड़ा सा मसाले या मिर्ची का जो एक फील है उसको वॉश आउट हो जाए, वो साफ हो जाए। लेकिन जो लोग खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं वो भी गलत हैबिट है, और खाने से जस्ट पहले भी ज्यादा पानी पीना वो भी गलत है। हमारे खाने जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा पेट उस खाने के अंदर पड़े हुए केमिकल्स या जो हमारे जो भी हम खाने की चीजें ले रहे हैं उसके हिसाब से एसिड बनाता है और उसके हिसाब से उसको डाइजेशन देता है। लेकिन अगर हम यही पानी से उसको डाइल्यूट कर लेंगे तो एक तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है और साथ में वही ज्यादा मात्रा में कन्वर्ट होकर हमें रिफ्लक्स भी क्रिएट कर देता है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं।
दूसरा सर, हमारी ऑडियंस में से एक किसी ऑडियंस ने ये प्रश्न किया था हमसे कि सर मैंने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करा लिया है और काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद वो फ्रेश होने जाते हैं, जैसे उन्होंने खाना खाया उसके तुरंत बाद फ्रेश होने जाते हैं। तो क्या ये सही है? ये मतलब ये जो लक्षण है ये हमको क्या दर्शाता है कि हमारी हेल्थ में क्या दिक्कत हो रही है? बेसिकली ये है कि हमारी गट हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब नवजात शिशु पैदा होता है तो जितनी बार वो दूध माँ का दूध पीता है उतनी बार वो पॉटी जाता है। तो एक हमारा एक रिफ्लेक्स है, इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब भी पेट में कुछ खाना आएगा तो हमारी आंत थोड़ी सी आगे बढ़ती है, लेकिन जब यही चीज किसी इंसान को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, उसकी आंत में ऑलरेडी फीकल लोडिंग है, मीन्स उसकी आंत के अंदर ऑलरेडी जो हमारा मल है वो बना हुआ रखा है, लेकिन उसमें फ्रेश वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, वो इंसान अगर थोड़ा खाना खाएगा तो थोड़ी सी आंत आगे बढ़ती है और उसको ऐसा फील होता है कि हमने जो खाना खाया हमें तुरंत पॉटी जाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीज एक बीमारी का हिस्सा है, ये बीमारी से ज्यादा हमारे जो आंत का आंतरिक जो एनवायरनमेंट है उसका डिसबैलेंस है कि हमारी आंत अगर पूर्ण रूप से खाली रहेगी और अच्छे से हम फ्रेश हो रहे होंगे तो ये समस्या कभी नहीं आएगी। और ये समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को जिसको कब्ज रहती है या जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है उसको ये चीज देखने को मिलती है। पुराने समय में जो कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते थे खाना खाने के तुरंत बाद हमें लेटना या बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए। लेकिन आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ, काफी सारे डॉक्टर्स जो है इसके बारे में बोलते हैं, और स्मार्ट वॉच, आजकल स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग आने लगी हैं। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम चल रहा है। तो इसको गट हेल्थ से कैसे कनेक्शन करेंगे आप, मतलब क्या संबंध है इसका? नहीं, जो 10,000 स्टेप्स वाला एक कंसेप्ट है उसको मैं वेलकमिंग कंसेप्ट ही कहूंगा, क्योंकि बेसिकली ये कंसेप्ट हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। जब भी हम, जैसे हम कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिम नहीं जा पा रहा है या स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, अगर वो थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज कर ले, सिंपल जॉगिंग कर ले, जॉगिंग भी नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा फास्ट वॉक कर ले, वो भी नहीं कर पा रहा है तो सिंपल चल ही ले, अगर वो चलेगा भी तब भी हमारा बॉडी थोड़ी हिलती है और उससे बॉडी में एक बेसल मेटाबॉलिज्म क्रिएट होता है जो हमारे बॉडी के हमने जो डेली खाना खाया, जो हमने कैलोरी इकट्ठी करी, उसको वो मेटाबोलाइज कर देता है। और जब ये कैलोरी कंज्यूम अच्छे तरीके से होंगी तो हमें उसके साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा और हमें जो बाकी चीजें हैं, तो इसलिए आजकल अगर हम ये बोलें कि हमारा वॉक करना एक बेटर चीज है, या जी हाँ, ये बिल्कुल एक बेटर चीज है। और जितना हम वॉक करेंगे उतना हमारा पाचन शक्ति भी स्ट्रांग रहती है और हमारा गट हेल्थ भी अच्छा मेंटेन रहता है। एक और दर्शक सर हमारे जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में कितनी बार फ्रेश होने जाना चाहिए, क्या मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या वो है, उसका गाइडलाइन क्या है उसकी? गाइडलाइंस की बात करें तो जो बुक्स और साइंटिफिक टेक्स्ट बुक कहता है वो ये कहता है कि हर इंसान का अपना अपना एक पैटर्न होता है। किसी इंसान को एक बार ही पॉटी जाने के बाद उसको फील होता है कि उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, किसी को दो या तीन बार होता है। लेकिन 3 बार से ज्यादा होना एबनॉर्मल की श्रेणी में आएगा, लेकिन 2 से 3 बार होना ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। इसीलिए हम हर मरीज से ये पूछते हैं, जब भी उनको ये कब्ज की या उनको बार बार लेटरिन जाने की समस्या होती है, तो हम ये पूछते हैं कि क्या पहले की तुलना में वो अब कितना लेटरिन जा रहे हैं, या पहले अगर वो 3 बार जाते थे और अब उनका 6 बार हो गया है तो उनको फिर दस्त हो रहे हैं, या पहले 3 बार जाते थे और उनका 1 बार हो गया तो उनको कब्ज हो रही है। लेकिन नॉर्मल अगर रेंज की बात करें तो 1 से 3 बार जाना इज ए नॉर्मल थिंग। आजकल सोशल मीडिया में, जैसे हमने एक ट्रेंड के बारे में बात करी, एक दूसरा ट्रेंड और हो रहा है वायरल, जिसको प्रोबायोटिक्स हम बोलते हैं, चिया सीड्स प्लस कर्ड। तो लोग कर्ड में चिया सीड्स मिला के एज अ प्रोबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि गट हेल्थ को लेके काफी सारे डॉक्टर्स जो हैं गैस्ट्रो विभाग के, वो अवेयरनेस फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर ऑलरेडी। तो उसी से एक टॉपिक जो है ट्रेंड में आया, कर्ड प्लस चिया सीड्स प्रोबायोटिक्स के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। बेसिकली कर्ड तो हमेशा से ही बहुत अच्छी चीज रही है, पुराने जमाने से लेकर आज तक। अगर अभी भी किसी का गट डिसबायोसिस होता है, गट हेल्थ किसी का बिगड़ता है, तो कर्ड से बेटर कोई और चीज नहीं होती है। कर्ड हमारे जो बॉडी के अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उसका एक बहुत अच्छा एसिमिलेटेड प्रोडक्ट है। हम जितना दही खाते हैं उससे हमारी आंत के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है, और इस प्रकार जो हमारे आंत के अंदर बुरे बैक्टीरिया जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो रही है वो उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ये अगर लंबे समय तक सेवन किया जाए तो हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। और जहां तक आपने चिया सीड्स की बात करी, चिया सीड्स बेसिकली एक ग्रुप है। चिया सीड्स हो गए और भी बहुत सारे, अजवाइन हो गया, या और भी सारे जो सीड्स हैं, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जब फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है किसी भी खाने में तो वो खाने के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारी आंत के अंदर जो आंतरिक सूजन पैदा हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, उसमें भी वो हेल्प करता है। तो इस प्रकार इन दोनों का मिक्सचर एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक वर्जन के रूप में
मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप इसका सेवन कर सकते हैं। बट सिर्फ इसके पीछे भागना भी गलत है कि मैं ये बोलूं कि सिर्फ हमारे खाने में सिर्फ चिया सीड्स ही ऐसी चीज है जिसको हमें कंज्यूम करना है। हम कोई भी मोटा अनाज यूज करें, जैसे गेहूं के आटे में हम कोई ज्वार, बाजरा या मक्के का थोड़ा सा दाना मिला के, या चना हल्का सा मिला के, या फिर छिलके वाली दाल को का खाना कंज्यूम करके साथ में दही कंज्यूम करें, तो ये भी उतना ही हेल्प करेगा जितना एक चिया सीड्स हेल्प करते हैं। हमारे भारत देश में अधिकतर जो लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं अपने हर एक पॉडकास्ट में जो है दादी और नानी के नुस्खों के बारे में जरूर चर्चा करता हूँ। तो आज के टॉपिक में भी हम उनके नुस्खों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आज की आधुनिक जीवन शैली में ये नुस्खे जो है काम आते हैं या नहीं आते हैं अपनी गट हेल्थ को लेके। तो उसी में से सबसे पहला जो नुस्खा है वो है अजवाइन और गर्म पानी। यानी गर्म पानी में जो है अजवाइन को भिगो के या तो उसका पानी का सेवन करते हैं छान के, इस टाइप से। तो उसके बारे में आप बताइए, क्या ये कारगर है या नहीं है? हाँ, ये जो ये नुस्खे हैं ये बहुत सालों से यूज किए हुए हैं, बहुत सालों से लोगों ने ऑब्जर्व किया है, बहुत पुराने वैद्य लोगों ने हमें बताया है, हमारी दादी, हमारी नानी ने भी हमें ये एडवाइस दी है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका नुकसान है, इनका फायदा ही होता है। लेकिन ये भी है कि हमें सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि आजकल की जीवन शैली में इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है, सारी न्यूक्लियर फैमिलीज बन चुके हैं, सब लोगों को ऑफिस जाना है। तो हम ये सिर्फ डिपेंडेंट, अगर हम ये कहें कि हम चिया सीड्स या हम अजवाइन का पानी, ये चीज़ों का हम सेवन डेली बेसिस पे करेंगे तभी हमारा पेट सही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश ये करना चाहिए हमारे दैनिक दिनचर्या में जो हमारे खाद्य पदार्थ हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसी को हेल्दी प्रोपोर्शन में और हेल्दी आइटम्स का सेवन करें। बाकी अजवाइन और गर्म पानी की जो बात है वो डेफिनेटली हेल्पफुल होता है, उसको सब लोग रेगुलर बेसिस पर भी कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा सर, हम सभी में से कोई ना कोई रेस्टोरेंट या होटल या ढाबे वगैरह कहीं ना कहीं जाते ही है खाना खाने के लिए, वो गए भी होंगे अभी तक। तो आपने देखा होगा कि रिसेप्शन पे सौंफ और मिश्री, ये दो प्रोडक्ट है वो रखे हुए रहते हैं। दूसरा, ग्रामीण परिवेश में जैसे ही खाना पूरा होता था तो इलायची, सौंफ वगैरह वो परिवार के सदस्य लेके आते थे जब खाना जो है अपना कंप्लीट होगा उसके बाद खिलाने के लिए। तो इसका गट हेल्थ से क्या कनेक्शन है? क्योंकि ये आधुनिक जीवन शैली में भी, रेस्टोरेंट में भी अवेलेबल है और अपने प्राचीनतम पद्धति से भी चला आ रहा है अभी तक। जी जी। तो इसको आप गट हेल्थ से कैसे कनेक्ट करोगे? नहीं, ये एक हैबिट है बेसिकली। जैसे अगर हम पका हुआ खाना जब खाते हैं तो हम तेल या घी या ऐसे मसालों का प्रयोग करते हैं जिससे खाने में स्वाद आता है, लेकिन साथ साथ हम उस खाने के जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जैसे फाइबर कंटेंट था, उसके विटामिन थे, उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे जब हमने कुछ खाना खाया तो हो सकता है हमें उस खाने के बाद एसिडिटी रहे, वो खाने में चीज कंटेंट या फैट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो खाना हमारे पेट में बहुत लंबे समय तक रहे, तो हमें उससे इंडाइजेशन फील हो, ब्लोटिंग फील हो। तो पुराने जमाने में भी और आजकल के रेस्टोरेंट्स में भी ये जो सौंफ और मिश्री, ये सब जो चीजें रहती हैं, इनका मेन उद्देश्य यही है कि हमें अच्छी मात्रा में रॉ फाइबर प्रोवाइड किया जाए और हमारे मुंह का स्वाद से लेकर हमारी गट की जो मोटिलिटी है, हमारी आंत का जो चलने की जो स्पीड है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो हमने खाना खाया है वो हमारा अच्छे तरीके से पच के पेट से आगे हमारी छोटी आंत की तरफ आसानी से चला जाए। दूसरा, हमारी फैमिली में किसी को भी थोड़ा बहुत नोजिया वगैरह या सर्दी वगैरह इस टाइप से होती है, तो घर के बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं कि सोते टाइम हल्दी वाला दूध ले लेना गुनगुना। तो रात में हल्दी वाले दूध का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसका गट हेल्थ से क्या कनेक्शन है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल दूध का सेवन करना है या नहीं करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जो हमारी रिसेंट जो साइंस ये बोलती है, बेसिकली हमारी पॉपुलेशन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो लैक्टोज टॉलरेंट होते हैं, एक होते हैं जो लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं। लैक्टोज एक शुगर कंटेनिंग एक कंपाउंड है जो कि दूध में पाया जाता है। पहले के जमाने में जब बच्चा छोटा रहता है तो छोटे 10, 8, 9 साल तक सबके अंदर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है लैक्टेज, वो प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, या फिर हमारे डिपेंडिंग ऑन अवर ज्योग्राफिकल सेटअप, लाइक जैसे अगर हम पंजाब या हम हरियाणा के साइड के हैं तो हमारे अंदर लैक्टेज की मात्रा ज्यादा रहेगी। अगर हम साउथ इंडिया या एमपी के या उससे नीचे के, तो हमारे यहाँ लैक्टेज की मात्रा कम रहती है। तो जो लोग लैक्टेज इंटॉलरेंट होते हैं, अगर वो आउट ऑफ हैबिट या आउट ऑफ सोशल कंपल्सन वो रेगुलर बेसिस पर दूध का सेवन करेंगे, तो दूध उनके लिए उनकी गट हेल्थ को खराब कर सकता है। और आपने ये भी सुना होगा कि जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है वो लोग रात के टाइम ठंडा दूध पीने का सोचते हैं। तो जो ठंडा दूध होता है वो कुछ देर के लिए तो उनको राहत प्रोवाइड करता है, गले के छाले और गले की सूजन को कम करने में हेल्प करता है, लेकिन वो फिर पेट में भी लंबे समय रहता है दूध। और फिर वो दूध जब रात में व्यक्ति सोता है तो वही दूध पेट के रास्ते एसिड के साथ मिलकर वापस हमारे गले में आता है और वो उतनी ही एसिडिटी को और बढ़ा देता है। इसलिए अगर आसान भाषा में हम समझें तो जिन भी व्यक्तियों को एसिड रिफ्लक्स या पेट के इंडाइजेशन संबंधित कोई भी समस्या है,
उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि वो दूध का सेवन कम से कम करें, और अगर दूध का सेवन करना भी है तो सुबह के समय नाश्ते के साथ या फिर दिन के समय करें, रात को ना करें। और दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा मात्रा में दूध ना लें, पानी के साथ थोड़ा मिला हुआ, मलाई हटा हुआ इन दूध का सेवन करें। और जो आपने हल्दी मिला के दूध पीने वाली बात कही, हल्दी अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का स्रोत है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को कभी बुखार हो, या वो कम खाना खा पा रहा हो, या उसको ठंडक या उसको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां हो, तो उसको अगर गर्म गुनगुने दूध के साथ हम हल्दी लेते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए वो एक हेल्पफुल पेय पदार्थ है। जैसे हम बात करते हैं ड्रिंक्स की, जो बेवरेजेस होते हैं, तो वो एक बेटर बेवरेज है जिसमें अपना काढ़ा भी आता है या फिर गर्म हल्की सी कॉफी आती है। तो ये सब तरीके से एक हल्दी वाला दूध भी बेटर ऑप्शन है। इसके पहले हमने दही की बात की, अब बात करते हैं छाछ, मट्ठा। ग्रामीण एरिया में मट्ठे का बहुत भयंकर सेवन होता है। गर्मियों के टाइम में अधिकतर लोग जो है सुबह उनकी शुरुआत जो होती है, जैसे खेत पे जाना है या किसी काम से जाना, तो मट्ठे का सेवन करके वो जरूर जाते हैं। तो ये गट हेल्थ से कैसे कनेक्टेड? मट्ठा भी एक तरीके का प्रोबायोटिक लिक्विड ही कहूंगा मैं उसे। वो भी उसी तरीके से बनता है जैसे दही बनता है, और मट्ठा पीना एक बहुत अच्छी हैबिट है। मैं भी अपने सभी जो मेरे पास मरीज आते हैं, जो हमसे हमारे घर वाले या रिश्तेदार जो भी जिनको पेट की खराबी होती है, अगर उनको दही के सेवन करने से कोई नुकसान नहीं होता, तो मैं आप सब श्रोताओं को भी यही कहूंगा कि दही का सेवन मट्ठे के रूप में हो, रायते के रूप में हो, प्लेन सिंपल दही के रूप में हो, कैसे भी हो, जरूर करें, क्योंकि ये आपकी आंख के लिए 100% बेनिफिशियल ही है। दूसरा क्या है, कई सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रांति फैला रहे हैं कि हमको जो है ज़्यादा ऑयली चीज़ है, घी, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जबकि हमारी दादी और नानी ये बताती हैं कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर 1 टीस्पून घी उनकी बॉडी में जाना चाहिए। तो इसके इंटेक पे आप क्या राय देना चाहोगे? ये थोड़ा सा एक डिलेमा वाला प्रश्न है, क्योंकि पुराने जमाने के जो व्यक्ति होते थे गांव में, उनका मैनुअल वर्क ज्यादा होता था, थोड़ा सा उनका डेली का कैलोरी कंजप्शन ज्यादा होता था, हेल्दी हैबिट्स होती थी, तो वो लोग उतने मात्रा के घी को या ऑयल को डाइजेस्ट कर जाते थे। और किसी भी फैट कंटेंट में जैसे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे अपना घी है, वो डेफिनेटली ऑयल की तुलना में बेनिफिशियल होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी बात करें, मान लीजिए हमारे बहुत सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम दिन भर हमें ऑफिस में बैठ के ही काम करना है, ऊपर से हमें ओबेसिटी, मोटापा भी है, और ऊपर से हमें शुगर या ऐसी संबंधित कोई और बीमारी है, तो फिर मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा, बिकॉज हमारे खाने में जाने अनजाने में ऑयल कंटेंट किसी न किसी रूप में आता ही है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो गेहूं, वो जो अपना जो घी है वो ज्यादा मात्रा में लें। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, आप एक्टिव वर्क करते हैं, आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली घी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सारे फैट कंटेनिंग जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, बटर हो गया, तो उन सब में घी सबसे बेस्ट होता है। दूसरा, भारत वर्ल्ड में डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, तो डायबिटीज वाले मरीजों के लिए भी मैं हर एक पॉडकास्ट में एक प्रश्न रखता हूँ। और दूसरा क्या, जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं, वो डायबिटीज वाले डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने तक पहुंचने के लिए उसके पहले सारी चीजें अपना लेते हैं। उसमें से ये 3 जो कंटेंट हैं उनका भी वो यूज करते हैं, जैसे जीरे का पानी है, धनिया का पानी है, मेथी पानी। रात में मेथी को भिगो देते हैं, सुबह उसका जो है पानी वो पीते हैं। तो इनका गट हेल्थ से क्या संबंध है? और डायबिटीज वाले पेशेंट अगर इसको सेवन में ले रहे हैं, मतलब इसको यूज कर रहे हैं इसका, तो उनको करना चाहिए या नहीं? कहाँ तक ये कारगर है? नहीं, डायबिटीज अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डायबिटीज में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हैं जो असली में सच में कारगर हैं। डायबिटीज में बहुत सारी खाने पीने की प्रक्रिया, पद्धति और दैनिक दिनचर्या का भी इन्वॉल्वमेंट है। और डायबिटीज में एलोपैथी की मेडिसिन भी हैं। मैं आप सभी लोगों को ये तो नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ आयुर्वेदिक जो धनिया या इन सब की चीजों का पानी होता है, या जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, इनको आप कंज्यूम ना करें। आप डेफिनेटली इनको भी कंज्यूम करें, बट साथ साथ जब तक आपको शुगर डायग्नोज हो ही गया है, तो आप उसको ट्राई करें कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके और एलोपैथी के माध्यम से आप उसको एक कंट्रोल्ड वे में लाएं। और एक बार कंट्रोल में जब वो शुगर आपकी आ जाए, उसके बाद आप साथ साथ दोनों को मिला के आप कंजम्पशन करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत बेटर रहेगा। दूसरा, जैसे सर अभी आपने बोला था न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो इस टाइप की फैमिलीज होने से, मतलब सभी लोग घर में अगर 6 लोग हैं तो 4 लोग 5 लोग ऑलरेडी वो वर्क प्रोफाइल में आ गए, कोई कहीं, उसकी वजह से फैमिलीज में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक रूट कॉज जो है गट हेल्थ को बिगाड़ने का, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, स्ट्रेस है। तो जिसके ऊपर आप थोड़ा आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज आजकल एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है आईबीएस। जिसको भी पेट की कोई बीमारी होती है, वो सबसे पहले नेट पर पढ़ के यही बोलता है कि मुझे आईबीएस हो गया है। आईबीएस का शाब्दिक अर्थ है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मींस आपकी बाउल इरिटेबल है। अब इरिटेबल किस वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है या खाने पीने की वजह से है, ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। इसके लिए बहुत सारी हमें जांचें करनी पड़ेंगी।
हालांकि जो आजकल की रिसेंट एडवांसेस में हमारी बुक्स जो बोलती हैं वो ये बोलती हैं दैट द गट इज आवर सेकंड ब्रेन। मींस जितना ब्रेन हमारा यहाँ पे काम करता है उतना ही हमारा यहाँ के अंदर के भी जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो भी उसी तरीके से एक्टिवेट रहता है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम खुश होते हैं या हम एक्साइटमेंट में होते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगती है, हमें ज्यादा खाने का मन करता है। और वही जब हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती, हमारा पेट भी भरा भरा रहता है, हमें कब्जी भी होती है। तो ये एक डेफिनेटली 100% बात है कि व्यक्ति के मानसिक तनाव और मानसिक संतुष्टि से उसके पेट का जो स्वास्थ्य है डेफिनेटली डिपेंडेंट होता है। और इसके लिए सभी व्यक्तियों को हमें पहले ये देखना है, अगर हमें कोई और इन्फेक्शन वाला कारण या कोई रिसेंटली कोई हमारे खान पीन की बीमारी हमें डायग्नोज नहीं हो रही है और फिर भी हमें पेट में समस्या है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे मन में या मस्तिष्क में या हमारी दैनिक जीवन शैली में कोई तनाव की स्थिति तो नहीं है। जितना हम उस तनाव से अवॉइड कर पाएंगे, चाहे वो मानसिक मेंटल हेल्थ को लेके हो, चाहे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट करने के बाद हो, उतना हमारी गट हेल्थ भी इंप्रूव होती है। दूसरा, भारत में एंटीबायोटिक्स का यूज भर भर के हो रहा है। लोग बिना डॉक्टर से परामर्श लिए गूगल पर सर्च किया, चैट जीपीटी पर सर्च किया और एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन वगैरह मेडिकल से लेके वो इनटेक कर लेते हैं। अक्टूबर 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था इसके लिए, एंटीबायोटिक्स के यूज के ऊपर। तो एंटीबायोटिक्स का यूज गट हेल्थ को कैसे खराब कर रहा है हमारी, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए। डेफिनेटली जब भी हम कोई एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा एंटीबायोटिक लेने के बाद हमें 2-3 दिन के लिए हमारा पेट गुड़गुड़ करता है या पेट में थोड़ा दस्त होते हैं, हमारी लैट्रिन की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, बिकॉज वो एंटीबायोटिक है, वो जो लाइव बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में ही बनी है। तो वो जब हमारे पेट में जाएगी तो वो बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे जो गट के अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको भी मारेगी। तो जब वो चीजें कम हो जाएंगी हमारी आंत के अंदर तो हमारी आंत की हेल्थ बिगड़ेगी। तो हमें ये स्पेसिफिकली फोकस करना है। आजकल जो ओवर द काउंटर ड्रग लेने का जो पैटर्न आ गया है कि हम गए काउंटर पर दवाई बोली और दवाई केमिस्ट ने दे दी हमें और हमने खा ली, तो ये जब कोई लंबे समय तक काम ये करेगा तो हमारे आंत के अच्छे बैक्टीरिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो हमें ये निश्चित देखना है कि हमें इन्फेक्शन किस चीज का है, हमें अपने निकटतम अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी है और जो इन्फेक्शन है एक निश्चित मात्रा के लिए कम से कम मात्रा में कम से कम ड्यूरेशन के लिए आपको एंटीबायोटिक का कंजप्शन करना है। और साथ में जब भी आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आप साथ में कोशिश करें कि आपके खाने पीने में एक प्रोबायोटिक जरूर शामिल हो, ताकि जैसे ही वो एंटीबायोटिक का असर खत्म होगा तो आपकी आंत के जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो फिर से प्रोलिफरेट करके नॉर्मल अमाउंट में क्रिएट हो जाए। अगर किसी को अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, तो आपके अकॉर्डिंग डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अकॉर्डिंग टू यू। अब मेरे हिसाब से हमें मिक्स डाइट का कंजप्शन ज्यादा करना चाहिए, जिसमें हमारे खाने में फाइबर्स भी उतने ही जरूरी हैं जितना हमारे खाने में फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट भी जरूरी हैं। जैसे अगर कोई ये बोलते हैं कि हम चावल नहीं खाते, हम सिर्फ रोटी खाते हैं, तो वो भी मैं ये नहीं बोलूंगा। वो लोग, अगर कोई व्यक्ति रोटी 6-6, 8-8 रोटी खा रहा है तो वो भी अपनी डाइट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा खाना खा रहा है। तो सबसे पहले हमें अपना कैलोरी काउंट देखना है। कैलोरी काउंट देखने के बाद हमें अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कंटेंट देखना है। और जो भी खाना की हम चीजें खा रहे हैं हमें कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छा हो, जैसे छिलके वाली दाल, मोटा अनाज या सलाद, ये सब चीजें हमें हमारे खाने में जरूर होनी चाहिए। आजकल योग और एक्सरसाइज, ये दो चीजें बहुत ट्रेंड में हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, जो फीमेल सेलिब्रिटीज हैं, वो योग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो योग और एक्सरसाइज का हमारी गट हेल्थ से क्या कनेक्शन है? डेफिनेटली हमारा एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं हमारी बॉडी हेल्थी है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो अंदरूनी हमारी गट हेल्थ को भी हेल्पफुल होता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। और साथ में योग भी एक बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है, या मैं इसको कहूँ कि मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक तनाव को भी दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आपके पास वक्त है, आपके पास कोई अच्छा स्रोत है ये सब चीजें लर्न करने का, तो आप डेफिनेटली एक्सरसाइज और योगा को अपने डेली लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करिए, ताकि आपकी गट हेल्थ भी इससे बेनिफिट हो। ऐसे कौन से फल लोग अपने डेली डाइट में जो है शामिल कराएं, जिनकी वजह से जो है उनको गट हेल्थ इंप्रूव करने में सहायता हो? फल तो सारे ही अच्छे होते हैं। बेसिकली फलों से ज्यादा बेटर हमें ये फोकस करना है कि आजकल लोग ना जूस पे बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कोई बोल रहा है हम संतरे का जूस पी रहे हैं, मौसमी का जूस पी रहे हैं। जूस से ज्यादा बेटर आप जितना रॉ फल खाएंगे उसमें आपको फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, तो वो डाइजेशन भी अच्छा होता है। और खासकर जो लोग शुगर वाले लोग हैं या जिनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको है, उनके लिए मैं कुछ फ्रूट्स ऐसे जो बहुत ज्यादा शुगर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, जैसे अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसकी बजाय हम जैसे एप्पल खाएं, अमरूद खाएं, केला खा सकते हैं। इनमें फाइबर्स कंटेंट भी बहुत अच्छा है और शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा भी नहीं है। जैसे सर अभी आपने शुगर की चर्चा करी है, तो सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस भर भर के डले हुए हैं। 30 दिन के लिए शुगर बंद करिए, चमत्कार देखिए। तो शुगर के पीछे लोग इस तरीके से जो है पड़े हुए हैं, उसकी पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी, कई सारी वीडियोस जो उसकी आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। आपका क्या नजरिया है शुगर के लिए?
मेरा नजरिया ये है कि हम कुछ भी कर लें, हम शुगर को अपनी दैनिक दिनचर्या से पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। शुगर देखने में जितनी हमें पता है कि हम शुगर ले रहे हैं, उसके अलावा भी शुगर हमारे खाने में होती है। वो हमें दिखती नहीं है, हमें कम मात्रा में दिखती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति अपनी शुगर कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए इतना कॉन्शियस है, तो डेफिनेटली वो अपनी कैलोरी के लिए भी कॉन्शियस होगा। तो ये कहने वाली बात है कि 20 दिन तक मैंने शुगर नहीं खाई, उसने 20 दिन तक अपनी कैलोरी काउंट को डिक्रीज किया ताकि उसके हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, हमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं खानी है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना है, बट ये भी नहीं है कि आप अपने जीवन से मीठे को पूरी तरीके से हटा ही दें। ये चीज भी सही नहीं है। आज के समय में देखा जाए पूरी दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति गट हेल्थ से परेशान है। तो आप क्या मतलब गट हेल्थ से परेशान है? दूसरा क्या है, अभी जैसे आपने बताया ना कि गट जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और बताइए। बेसिकली जब भी हम कुछ चीज सोचते हैं तो हमारी आंत भी उसके लिए रेस्पॉन्ड करती है। अब जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी आंत में एसिड ज्यादा बनता है, इंडाइजेशन ज्यादा होता है। यही चीज जब हम खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो हमारा पेट भी हमारा अच्छा रहता है, हमें भूख भी लगती है। तो ये आजकल नया कंसेप्ट जो आईबीएस का कंसेप्ट है, ये भी इसी पे डिपेंडेंट है कि एक ब्रेन गट एक्सिस है कि हमारा ब्रेन, हमारी गट, ये एक ही एक्सिस में आते हैं और ये आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। हम अच्छा खाएंगे, हमारा माइंड भी अच्छा हो जाएगा, हमारा माइंड अच्छा रहेगा, हमारा पेट भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अपने पेट पे भी ध्यान दें और अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें, और दोनों ही चीज का जब एक बैलेंस क्रिएट होगा तो गट हेल्थ इंप्रूव डेफिनेटली होगी। पुराने लोग ये बोलते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, यानी बिल्कुल जैसा सही हम बात, खाएंगे वैसे ही हमारा जो है बिल्कुल सही, मेंटल लेवल ये बिल्कुल होता सही, चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर अब हम बात करेंगे मिथ्स वर्सेस फैक्ट। कई सारे मिथ्स हैं और कई सारे फैक्ट्स भी हैं, तो लोगों इनके बारे में अवेयर नहीं है, थोड़ा सा उनको और जानकारी मैं आपके माध्यम से जो है दिलवाना चाहूँगा। सबसे पहला जो है वो है सभी प्रोबायोटिक्स या दवाइयाँ, सप्लीमेंट एक जैसे ही रहते हैं, सभी के लिए एक जैसे काम करते हैं। सप्लीमेंट्स भी आने लगे, जैसे भी आपने बात करी ना, तो एंटीबायोटिक्स के साथ में प्रोबायोटिक्स भी लेना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। सभी हर इंसान के ऊपर सेम रूप में काम तो नहीं करते। कुछ हमें डेफिशिएंसी होती है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें सप्लीमेंट्स का कंजप्शन करना चाहिए। अब इसके लिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें डेफिशिएंसी है? इसके लिए आपको डेफिनेटली एक डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज उनके पढ़ाई में ये बताया जाता है कि हमें किस डेफिशिएंसी से कौन सी चीज हमें मिलेगी और कौन सी चीज को हम सप्लीमेंट करके उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो आजकल ये जो मार्केट में आ गए हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे बॉडी सप्लीमेंट्स, इनको ऐसे ही रैंडमली ले लेना इज नॉट ए गुड थिंग। आपको थोड़ा फोकस्ड वे में लेना पड़ेगा और टारगेटेड वे में लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं प्रोबायोटिक्स ले लूं तो मेरा गट हेल्थ ठीक हो जाए? नहीं, ये भी एक पूरी तरीके से सही बात नहीं है, बिकॉज प्रोबायोटिक्स, हमारी बॉडी उस प्रोबायोटिक के लिए कितना रेस्पॉन्ड कर रही है और उस प्रोबायोटिक को यूज करके वो उसको एक्सेप्ट भी कर रही है या नहीं, ये बहुत वेरिएबल चीज है। ये हर इंसान का अलग अलग होता है। आप एक व्यक्ति जिंदगी भर प्रोबायोटिक खाता रहे और दूसरा व्यक्ति सिंपल खाना खाए, हो सकता है सिंपल खाने व्यक्ति की गट हेल्थ उससे बेटर हो जो प्रोबायोटिक खा रहा है। तो हमें प्रोबायोटिक का सेवन करना है, बट सिर्फ उतनी मात्रा में जो हमारे शरीर को बेनिफिट दे और किसी गाइडेंस में ही हमें ये सेवन करना है। गट हेल्थ सिर्फ पाचन से संबंधित है? नहीं, गट हेल्थ डेफिनेटली सिर्फ पाचन से संबंधित नहीं है। गट हेल्थ हमारे पूरे शरीर से संबंधित है। हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारी सोच, हमारा आहार, हमारे काम, इन सब में हमारे गट हेल्थ का रोल होता है। कॉन्स्टिपेशन होना एक नॉर्मल चीज है। अगर किसी को हो रहा है तो वो मन में सोचते हैं कि नॉर्मल है तो सबको चलता ही रहता है। कब ये नॉर्मल है, कब हमको जो है ध्यान देना चाहिए? ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है कि कभी कुछ उसे खाने पीने में ऊपर नीचे हो जाना, कुछ तनाव बढ़ जाना, तो उसका एक आध 2 दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसको कब्ज हो जाती है, कभी फिर हमें दस्त भी हो जाते हैं। ये सबकी लाइफ में ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगर ये लगातार किसी को चल रहा है और उसकी दैनिक दिनचर्या इससे प्रभावित हो रही है, तो डेफिनेटली ये एक बीमारी की श्रेणी में आएगा और फिर हमें उसके लिए जरूर हमें राय दिखाना चाहिए। बिकॉज बहुत लंबे समय जब हमें कब्ज रहता है तो ये हमारी आंत के लिए भी अच्छा नहीं होता, हमारे लैट्रिन के रास्ते के लिए भी अच्छा नहीं होता, और आगे चल के आपने कुछ बीमारियां सुनी होंगी जैसे हेमोरॉइड्स का हो जाना, एनल फिशर का हो जाना, या लंबे समय में कब्जी की वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन परसिस्ट कर जाना। ये सब चीजें कॉन्स्टिपेशन के ही सीक्वल ही होते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहेगा तभी ये चीजें आएंगी, अदरवाइज ये चीजें कभी आएंगी ही नहीं। गट हेल्थ का स्लीपिंग साइकिल से कोई संबंध नहीं है? गट हेल्थ का स्लीपिंग साइकिल से बहुत ज्यादा संबंध है। जितना हम अच्छे तरीके से संतुष्ट रूप में सोएंगे, हम रोज 6 से 7 घंटे की नींद लेंगे, संपूर्ण नींद लेंगे, उतना ही हमारी गट हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी, और जितनी हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी उतनी हमें नींद अच्छी आएगी। तो ये आपस में दोनों बहुत गुथी हुई चीजें हैं, दोनों लगभग एक ही एक्सिस से गाइड होती हैं और हमें दोनों ही चीजों पर उतना ही फोकस रखना चाहिए। अब हम अपने पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं, तो अभी तक के पूरे वार्तालाप को एक शॉर्ट कंक्लूजन में आप बताना चाहो लोगों को गट हेल्थ के लिए, थोड़ा सा बताइए शॉर्ट। मैं बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैं पेट का एक विशेषज्ञ हूँ, पेट रोग विशेषज्ञ हूँ।
मेरे लिए पेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सिर्फ मैं अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आप सब लोगों के, एक नॉर्मल इंसान जो आम आदमी जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए जितना उसका हृदय, जितना उसका दिमाग, या जितना उसका कोई भी शरीर का कोई भी अंग जरूरी है, उतना ही उसका पेट भी जरूरी है। जाने अनजाने में हम अपने पेट को अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रेशर में आके उसको इग्नोर कर देते हैं, और इस प्रकार से लंबे समय करते करते हमारा पेट या जो गट हेल्थ होता है वो खराब हो जाता है। तो जब तक ये गट हेल्थ, मेरा बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमें जितना इंपॉर्टेंस हम अपने बाकी शरीर के अंगों को देते हैं, उतना ही हमें अपने पेट के विकारों पे, हमारे पेट के स्वास्थ्य पे हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि भी आपने इस पूरे पॉडकास्ट में सुना कि गट हेल्थ सिर्फ हमारे पाचन से संबंधित नहीं है, इससे हमारी उम्र, मेटाबॉलिज्म, हमारी स्लीपिंग साइकिल्स, हमारी एनर्जी, हर एक चीज़ प्रभावित होती है। और भारत में गट हेल्थ को लेके कई सारे रिसर्च जो है अभी भी चल रहे हैं, और बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे जो है डॉक्टर्स और हमारे जो साइंटिस्ट हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो इस पर जो है रिसर्च करते जा रहे हैं, क्योंकि गट जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है, जैसे कि सर ने बताया। दूसरा, इस पॉडकास्ट में जो भी सारी बातें हमने और सर ने की है, वो कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नज़दीकी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से परामर्श करके उसको आप रूल आउट करा के उसका सॉल्यूशन लें। ये केवल एक सामान्य जानकारी भर है कि अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे ये वजह रहती है, तो आप उसको रूल आउट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा ये शो, और आगे भी हम जो है ऐसे ही अपने पेट से संबंधित विषयों को लेके आपको और जागरूक करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी गट हेल्थ को सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।